जी कल्पना ॿुधायो। सर हिते चवे थो 2/3 ऑफ अ नंबर। हम्म 2/3 मतलब 2/3 ऑफ पाण मल्टीप्लिकेशन रखंदा आहियूं। ठीकु आहे। नंबर चवे थो नंबर ख़बर न आहे त पाण हिते एक्स ई रखंदासीं। ठीकु आहे। इज़ इक्वल टू रखंदासीं, हिते इज़ चवे थो ठीकु त आहे। इक्वल टू रखंदासीं। उनखां सेट आहे। बाद 4 टाइम मोर देन चवे थो त 4। उनखां बाद मोर देन टाइम्स मोर देन चवे थो मतलब 4 कोई वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन में रखंदासीं। हाँ ठीकु आहे एग्जैक्टली मतलब 4 मल्टीप्लाई में ईंदो लेकिन छा जे उहो 4y अॻिते सर। पवंदो मोर देन 4 अनदर टाइम मोर नंबर। देन हुजे एंड अदर नंबर। अनदर नंबर जी वजह सां कुझु नओं वेरिएबल ईंदो जीअं असां मथे एक्स कयो आहे त हिते लेट से वाई जी खणूं था। सर, 4 सां y खणंदासीं। ठीकु आहे हाणे ओवरऑल असां इक्वेशन ॿुधायो छा थींदी। 2/3 हाँ 2/3 ऑफ अ x नंबर विच मीन्स के 2/3 एक्स इक्वल टू 4y। इज 4 टाइम्स तो विच मीन्स की इज इक्वल टू 4 टाइम्स मीन्स के 4 4 मल्टीप्लाई होगा किस चीज से। ये मैं मल्टीप्लाई के लिए यूज कर रहा हूँ एंड एक्स अदर वेरिएबल नहीं है ये। हाँ अनदर नंबर एंड अदर नंबर विच मीन्स के वाई। एंड अदर नंबर सर y। हाँ तो ये हमारी एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट बनेगी जो इस स्टेटमेंट से हम बना सकते हैं। इसको सॉल्व नहीं करना था क्योंकि ये सॉल्व होगा ही तब जब दो स्टेटमेंट होंगे, वेरिएबल दो हैं ऐसे हो भी नहीं सकता। जस्ट हमने स्टेटमेंट तोड़ने की एक कोशिश की थी। अच्छा चले ये सबको समझ आ गया। किसी बच्चे को कोई मसला है इसमें, एनीवन जिसको मसला हो। अब वर्ड प्रॉब्लम में सारा मसला होता ही इस चीज का है कि आप इंग्लिश स्टेटमेंट को मैथमेटिकल स्टेटमेंट में तोड़ते कैसे हैं। जब वो एक बार टूट जाए फिर तो सॉल्व ही करना होता है। बिल्कुल बेसिक मैथ होती है, उसमें कुछ कॉम्प्लेक्स होता नहीं है। मतलब मैथ का फंक्शन एज सच कॉम्प्लेक्स नहीं होता। मसला सिर्फ इतना होता है कि आप उसको तोड़ सही से पाए। ठीक है एक और ट्राई करते हैं। ठीक है इसमें आप कोशिश करें कि सॉल्व भी करें, इसको सिर्फ इक्वेशन ना बनाएं बल्कि सॉल्व भी करें। अच्छा लेट्स सी अली इज द सम ऑफ देयर एजेस इज 18 18। ठीक है बल्कि हाउ ओल्ड इज ईच नाउ। जी इसके मैथमेटिकल स्टेटमेंट भी बनाएं और सॉल्व भी करें। अच्छा मैमुना कल्पना हु एल्स प्रांजल आनंद कशिश कृतिका महक संजना स्नेहा वंदना था न था क्यों। जी तान था क्यों अच्छा होगा। कृतिका आप थोड़ा मसला कर रही है। ठीक है मैं कर लें आप जल्दी से कर लें। स्टेटमेंट को दोबारा से पढ़ें कृतिका। स्नेहा भी इशू कर रही है मुझे लगता है। अच्छा स्नेहा सही सही है। ठीक है स्नेहा आपका भी ठीक है लेकिन आप किसी और ही मेथड से लेकिन ठीक है।
इस मेथड का एक नुकसान है, वो आपको कहीं फंसा भी सकता है। ठीक है। यस करेक्ट, बिल्कुल। चलिए मैं यहाँ पे करता हूँ, कोई एक बच्चा मेरी हेल्प कर दे आप में से। मेमूना कहाँ छो, माइक ऑन क्यों? जी जी सर। मेमूना, हाँ बताएं कैसे होगा। इतने तो जय अली इज 5 times older सलीम। हाँ हाँ त पोइ अली जे लाइ असां ए इस्तेमालु कंदासीं ठीक ऐं है। इज़ात माना ईंदी ठीक है, ये कह ऐं रही है अभी 5 है तो ए यूज कर रहे हैं हम, और इज है तो इक्वल, ठीक है। ऐं 5 टाइम माना 5 मल्टीप्लाई थींदो सलीम में ठीक आहे, छा सां? एज और ओल्ड सलीम एज मां सलीम। इहो सॼो जुमिलो सिर्फ़ सलीम जे लाइ ॾेखारे थो, ठीकु आहे। ये सारा जुमला सिर्फ सलीम की बात कर रहे हैं, तो सलीम के लिए हम एस यूज कर देते हैं, ठीक है। ये जहाँ पे फुल स्टॉप आ गया तो इनका मामला पूरा हो गया। अब एक और रिलेशन भी बता रहे हैं इन दोनों के एजेस के दरमियान, वो क्या है जी, बताएं आगे। द सम ऑफ देयर एजेस माना सम मतलब प्लस ईंदो अली सम ऐं ऑफ सलीम में। देयर एजेस, यानी कि ओके उनके जो एजेस है उनकी सम, विच मीन्स क्या, एक तो ये बन गया ना, अली तो अली एंड सलीम और प्लस सलीम प्लस सलीम, क्योंकि उसने कहा द सम ऑफ देयर एजेस। आगे इक्वल इज आए तो माना इक्वल जी, यहाँ पे वर्ड इज आया है तो हम इक्वल ले लेंगे, ठीक है। इक्वल 18। इज 18, वर्ड डायरेक्टली उसने 18 यूज कर लिया तो काम और आसान हो गया। तो यहाँ पे हमारा बनेगा ए प्लस एस इज इक्वल टू 18, क्योंकि उन दोनों की जो एज है उनको हम अगर ऐड करें तो 18 बनता है। ये कह रहे हैं वो कि द सम ऑफ देयर एजेस इज 18। अब दो इक्वेशन बन गए, सिंपली आपने सॉल्व करना है। हाउ ओल्ड इज ईच नाउ, तो जो मेथड आपको आसान लगे साइमल्टेनियस इक्वेशन का आप वो करें। चाहे तो आप यहाँ पे माइनस करके ए खत्म कर दें और एस निकालें, जैसे जिसको आसान लगे। ठीक है, आगे करें इसको सॉल्व। चलिए मेरे ख्याल से सिंप्लीफाई कर देते हैं। स्टेटमेंट में मिटा रहा हूँ, आई होप कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। सर जी सर ऐसे सर ऐसे माइनस कैसे करेंगे, ए कैसे कट करेंगे? ठीक है, ॿुधायांव थो हाली, वेट है वठो। ना करें बस, आपको वो नहीं आता तो छोड़ दें उसको। सर प्लीज ॿुधायो। अच्छा जी, साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं इसको। ये सेकंड इक्वेशन है हमारा। पहले में जो ए इज इक्वल टू 5s है, सेकंड में आप जहां जहां पे ए है वहां पे 5s डाल दें, तो ये क्या हो जाएगा हमारा। मैं मार्कर चेंज करता हूँ। सेकंड इक्वेशन में मैं पुट कर रहा हूँ फर्स्ट इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन क्या है, एक दफा चलिए लिख लेता हूँ। ए प्लस एस इज इक्वल टू 18, ए की जगह मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि ए इज इक्वल टू 5s है, ए की जगह मैं 5s प्लस एस लिख देता हूँ इज इक्वल टू 18। ये हो जाएगा 6s इज इक्वल टू 18 एंड एस इज इक्वल टू 18/6 होगा। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो एस आ गया 3। अच्छा, सेकंड जो है हमारा, सलीम का एज मिल गया हमें। अब अली का एज चाहिए। ऐसे ही आप क्या करें, फर्स्ट जो था ए इज इक्वल टू 5s, ए वही रखें, F5 वही रखें, एस की जगह 3 पुट कर दे, तो 5 की 15 रहे ताकि ये अली का एज आ गया हमारे पास और ये सलीम का एज आ गया। ठीक है, तो अगर वो हमसे पूछ रहा था कि व्हाट इज देयर एज नाउ, तो आज उनकी एज है 15 साल अली है, 3 साल सलीम है। ठीक है, लेकिन अगर वो हमसे पूछता आज से 2 साल पहले उनकी क्या एज थी, तो फिर हम क्या करते, S-2 और A-2 करते। ये मैंने बताया था यस आपको। सर। ठीक है, और यस इसी सर। तरीके से अगर वो कहता आज से 10 साल बाद उनकी क्या एज होगी, तो आप S+10 करते और A+10 करते। आई होप कि आपको ये चीजें याद होंगी कि प्रेजेंट पूछे यस तो हम सर। डायरेक्टली वो वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं, पास्ट पूछे तो वेरिएबल की वैल्यू निकाल के माइनस उतने साल कर देते हैं, और अगर वो फ्यूचर की बात करे तो वो वेरिएबल रख के, यानी कि अली है तो अली का ए रख के प्लस करते हैं उतने साल जितने वो पूछ रहा होता है। लेट से आज से 6 साल बाद, तो A+10 रख देते हैं। ठीक है, तो वही स्ट्रेटेजी आप लगाते और इसकी एजेस फाइंड करते अगर वो पास्ट या फ्यूचर की बात करता। अब क्योंकि वहां पे था हाउ ओल्ड इज ईच नाउ, आज की बात हो रही है, तो आज उनकी एज 3 साल का एक है, दूसरा बंदा 15 साल का है। जी, इसमें किसी को कोई क्वेश्चन, कोई मसला, एनीवन?
नहीं है? ठीक है, दैट इज गुड। मीटिंग 1 मिनट बाद एंड हो जाएगी, तो आप अब रिज्वाइन करें, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। सही है। ये सेकंड मेथड है हमारा। ठीक है, ये रीअरेंज हमने कर लिया। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, यहीं से रिकॉर्डिंग स्टार्ट की गई। तो कहने का मकसद हमारा सिर्फ ये था कि इस ए को हम चाहें तो खत्म कर सकते हैं। कैसे? नीचे वाला पॉजिटिव था, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसकी वजह से ये हो जाएगा माइनस का ए। ये प्लस का एस था, तो ये हो जाएगा माइनस का एस। ये प्लस का 18 था, तो क्या हो जाएगा ये? माइनस का 18। ठीक है, अब ये प्लस का ए है, ये माइनस का ए है, तो ये आपस में कट जाएंगे। यस सर। मतलब इसको आप ऐसे समझ लें, अगर ऊपर 4 पॉजिटिव का है, नीचे 4 नेगेटिव का है, तो बचेगा क्या? खत्म हो जाएंगे, कट जाएंगे। सही है। यस सर। या उसी मेथड से हमारा ए कट जाएगा। सही है। 4 मेथड। अच्छा, ए प्लस का ए माइनस का कट गए। यहाँ पे बचेंगे माइनस का 5s है और माइनस का अगेन एस। ठीक है, माइनस का 5s है, अगेन माइनस का एस। तो ये कितना हो जाएगा टोटल? माइनस का 4 आएगा या माइनस का 6s आएगा? माइनस का minus 6। माइनस माइनस का 6। 6x। क्योंकि सिंबल सेम है, तो ये ऐड होंगे। ठीक है, लेकिन निशानी बढ़ेगी आती है, तो -5 का आएगा। तो कुल मिला के ये कहने का मकसद ये हुआ, ए तो कैंसिल हो गया हमारा, और ये बचेगा माइनस का 6x इज इक्वल टू प्लस का 0 और माइनस का 18, तो बचेगा माइनस का 8। ठीक है, यहाँ से अब आप जो है चाहें तो माइनस खत्म कर दें। माइनस माइनस -1 चले, दोनों साइड हमने मल्टीप्लाई किया तो खत्म हो गए। एस बचा था, एस यहाँ रख दें, 18/6 कर दें, तो एस आ गया 3। ठीक है, अब यहाँ से फिर आपको रिवर्स गियर लगाना पड़ेगा कि यहाँ पे डालें भले S3, या फिर यहाँ पे डालें, जहाँ भी डाल दें, तो आपको ए की वैल्यू आ जाएगी, दैट विल बी 15। ठीक है, अगर यहाँ पे करेंगे तो 5 × 3 हो जाएगा। यहाँ करेंगे तो ए माइनस का 3, सॉरी प्लस का 3 इक्वल्स टू 18 हो जाएगा, और प्लस का 3 इधर आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, एंड ए विल बी 15। जिसमें भी पुट करें तो आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, ये सेकंड मेथड है। ठीक है, ये क्योंकि सिंपल था, इसमें ए तो ऑलरेडी इसकी वेरिएबल एक थी, तो हमने डायरेक्टली इन्हें रखा और सिंप्लीफाई कर दिया। इसमें और उस मेथड में एक मसला ये है कि वो जो मेथड है ना, उसमें आपने कुछ करना नहीं होता, बस डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करते आगे बढ़ते जाते हैं। इसमें कभी कभी क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे होता है 2a - 5s। ठीक है, मैं अज्यूम करता हूँ फॉर 1 सेकेंड कि यहाँ पे a नहीं है, बल्कि यहाँ पे है 2। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हमें एक मेथड लगाना पड़ता है वेरिएबल्स को सेम करने के लिए, कि हम क्या करते हैं इसके, यानी कि जिस जिस वेरिएबल को हम खत्म करना चाहते हैं, यहाँ पे इन दिस केस हम ए को खत्म करना चाहते हैं। ठीक है, अब इसमें भी लाजमी नहीं है कि आप ए को खत्म करें, अगर आप एस को खत्म करना चाहते हैं तो भले आप उसको कर दें। अब क्योंकि मैं ए को खत्म करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इनके वेरिएबल्स सेम करने पड़ेंगे, तो वेरिएबल्स के साथ जो कोएफिशिएंट है वो सेम करना पड़ेगा। यहाँ पे है 2a, नीचे भी अगर 2a होगा और मैं माइनस करूंगा तो ही कट जाएंगे ना। अगर 2a ऊपर हो, नीचे जस्ट a हो, नेगेटिव कर दूं, फिर भी एक a बच जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पे a सिंगल है, मुझे चाहिए 2a। उसके लिए क्या करना पड़ता है हमें, कि इस नंबर का वेरिएबल कुछ भी नहीं है, मतलब 1 तो है ना। हम क्या करते हैं, इस वेरिएबल को, ओ सॉरी, इस कोएफिशिएंट को इस पूरी ऊपर वाली जो इक्वेशन हमारी होती है उसके साथ कर देते हैं मल्टीप्लाई। यानी कि क्या होगा, this whole thing will be multiplied by 1। ठीक है, एंड दिस होल थिंग विल बी मल्टीप्लाइड बाय जो ऊपर वाला जो है हमारा ए, उसके कोएफिशिएंट से, दैट इज 2। तो दिस होल विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2। तो फिर ये सेम हो जाएंगे। ठीक है, कैसे सेम होंगे, फिर ये 2a - 5s, ये 15 नहीं है 5 है, इज इक्वल टू 0। नीचे वाला क्योंकि 2 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हो जाएगा 2a + 2s इज इक्वल टू, ये 18 छक्की। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। फिर आप इनको जो है ना सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो ये कट जाएगा, और ये -7s बचेगा इज इक्वल टू 36। एंड देन आप जैसे इसको करते हैं वैसे होगा। ठीक है, तो सेकंड मेथड ये था जो हमने प्रांजल की पुरजोर फरमाइश पे सीखा। ठीक है, कोई एक मेथड समझ लें, उसको अप्लाई करें, हर जगह पे वो चल जाएगा। ठीक है,
ये आसान लगता है इसको चलाएं, वो एलिमिनेशन सॉरी सब्स्टिट्यूशन वाला आसान लगता है उसको चलाएं, डायरेक्टली पुट करें और आगे बढ़ते जाएं। जो आपको आसान लगे आप उसको चलाएं। ठीक है, क्योंकि हमसे ये थोड़ी कहेगा कि आप एलिमिनेशन मेथड के थ्रू करें या सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू करें। उसको जस्ट आंसर चाहिए होगा, और फिर आप जिस आसान तरीके से आंसर निकाल सकते हैं वो निकालें। मतलब कुछ ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं जिनको आप पढ़ें बगैर इक्वेशन बनाए आंसर बता दें, और वो सही भी हो, जिसमें ये सारे कीचड़ खाने की जरूरत भी ना हो कि आप स्टेटमेंट बनाएं फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन या कुछ भी ऐसा करें। अगर आपका माइंड इतना शार्प हो जाता है तो दैट इज ऑल्सो गुड। नहीं चाहिए स्टेटमेंट हमें, सही है। लेकिन फॉर नाउ इन क्लास आपको ये चीजें करनी पड़ेंगी ताकि आपको पता चले कि एट द बैक एंड होता क्या है। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। ठीक है प्रांजल, तव्हां ॿुधायो बाबा, तव्हांजी फरमाइश हुई। सर जी, who's that? एक क्वेश्चन सॉल्व करायो, आंसर सही नथो अचे। अच्छा, देखिए ये व्हाट्सएप का ग्रुप मैंने बनाया है ये इसीलिए तो बनाया ना कि आप क्वेश्चन भेजें और आप सॉल्व करें, ना हो तो फिर मैं करूं। चलें आप पूछ लें, अब आप सर कह रहे हाणे हैं। इंसान रिलेटेड आहे न, जी, एज वारे वर्ड प्रॉब्लम जो आहे जेको पाण पढ़ूं था। आप अपना ग्रुप में मोकिले सघो था नी, ग्रुप में मोकिले कि जेके ॿुधायो त जीअं हिते असां अॻे वधी सघूं। ठीकु आहे, तव्हां पुछो। सर ॿुधायां क्वेश्चन? व्हाट्सएप ते भला मोकिलियो ग्रुप में, तो मां ॾिसां। जी सर। हाँ, वैसे नॉर्मल सजेशन मेरी आप लोगों को यही होगी कि आप कोशिश करें कि जो दो तीन दिन गैप आ जाता है ना उसमें भेज दिया करें कुछ, जो आपको नया कुछ मिले तो, ताकि दूसरों को भी हेल्प हो। जाएगा इसमें तो शायद ये देख के आपको याद आए कि हमने पहले इसको तोड़ना भी सीखा था। ठीक है, अब जो स्किप हुआ तो स्किप। जी जी। सर अगर 2 साल बाद की बात हो रही है तो 3+2 क्यों नहीं हो सकता एंड 4+2? हाँ वेरी गुड क्वेश्चन। वो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये जो मैंने 2 और रेशो 3 रखा है ना, या फिर जो आपने आप बाद में बात की, ये असल में रेशो है। रेशो एग्जैक्ट एज को शो लाजमी नहीं है कि करता हो। ठीक है, हो सकता है इनकी असली एज हो, मैं मिसाल दे रहा हूँ 6 और 8। ठीक है, और ये रेशो है इनकी, जबकि तो रेशो एक्चुअल एज को रिप्रेजेंट नहीं करता, वो जस्ट एक डिवीजन दिखा रहा होता है दो एजेस के बीच में। तो एग्जैक्ट एज ए की क्या है हमें नहीं पता। ये जो A/B=2:3 था, इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि ए आज 2 साल का है और बी आज 2 साल का है। नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर ए और बीच की कोई सर्टेन एज होती, फॉर एग्जाम्पल 4:6, सॉरी 4:B मैं नहीं कहूँ, अगर अली आज 4 साल का है और बिलाल आज 6 साल का है, तो इनकी एज की रेशो क्या होगी, आप रख देंगे 4:6 विच इज 2:3। ठीक है, तो ये रेशो है, जबकि हम देखें असल एज इनकी ये है। तो रेशो जो है वो सिर्फ उनकी एज के बीच में रेशो दिखा रहा होता है, ना कि एक्चुअल एज दिखा रहा होता है। इसी वजह से हम 2 साल जब ऐड करेंगे इस साइड पे कुछ भी नहीं करेंगे, इस साइड पे वही रेशो बताएंगे जो उसने एग्जैक्ट बताई है। और क्वेश्चन में वो बताता भी ऐसे ही है कि द रेशो विल बी, तो विल बी के बाद जो वो होगा वो रख देंगे। लेकिन क्योंकि उसने कहा आज से 2 साल बाद रेशियो इतना होगा, एज का नहीं पता हमें, तो हम कहेंगे आज की एज में 2 ऐड करें, बी के एज में भी आज के जो है ना 2 ऐड करें, और फिर उनका रेशियो रखें आप रख। ठीक है, ये रेशियो है ना कि एजेस है। अगर एजेस होता फिर तो मसला ही आसान था, फिर तो ये वर्ड प्रॉब्लम ही ना होता। ठीक है, डायरेक्ट पुट करके हम आगे चल जाते। सही है। महक, आपका सवाल था। जी सर। अच्छा ठीक है। अच्छा, जैसे हमने देखा ना कि प्रेजेंट रेशो अगर आ रहा है एजेस की तो हम रख रहे हैं A/B, या अगर चलें हस्बैंड एंड वाइफ की देखते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ की आज की जो रेशो है वो H/F है, और वो बराबर है फॉर एग्जांपल 3/4 के।
और अगर वो कहते हैं ना आज से 2 साल बाद, जैसे अभी था आफ्टर 2 years, या फिर वर्ड यूज करता है 2 years फ्रॉम नाउ, जो फ्यूचर की बात होती है, ठीक है। तो आज से 2 साल बाद तो फिर हम क्या करते हैं, H+2 रेशो F+2 इज इक्वल टू 3 रेशो, चले यहाँ पे फिर वो रेशो भी नया हो जाता है। अज्यूम करता हूँ 4:5 हो गया, चले ठीक है। आई डोंट नो कि ये सही है या गलत है, अज्यूम करते हैं 2 मिनट के लिए कि ऐसा है अगर वैल्यू, ठीक है। अब उसने फ्यूचर की बात की तो आपने ये रख दिया H+2 रेशो F+2, ठीक है। क्या किया, प्रेजेंट में दो ऐड किया, प्रेजेंट में दो ऐड किया। यही अगर वो कहता आज से, रेशो में भी यही चक्कर होता है कि पास्ट में भी छलांग मारता है, कि आज उनकी रेशो ये है, लेकिन आज से 3 साल पहले रेशो इतनी थी। कैसे कि 3 years ago, ठीक है, वो वर्ड यूज करेगा, लेट्स से 3 years ago द रेशो ऑफ द एजेस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ वर 4:5, ठीक है। आज से 3 साल बाद अगर, तो तीन, सॉरी पहले, 3 years ago, ठीक है, 3 years ago। तो ये वर्ड 3 years ago हम क्या करेंगे, आज अगर इतना है, एफ इतना है, तो 3 साल पहले क्या रखूंगा मैं, एनीवन, -3. H-3, ठीक है, -3 आएगा। 3 years ago की बात होगी, यानी कि आज से 3 साल पहले इतनी इनकी जो है ना एज की रेशियो थी। तो मैं क्या करूंगा, वो जितने साल पहले की बात करे उतने ऐड करूंगा, सॉरी माइनस करूंगा, H-3 रेशो F-3, 3 साल पहले, ठीक है। यहाँ पे भी ख्याल कीजिएगा, अगर वो कहता है 3 years ago द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ वर इतना, तो ऐसे नहीं करना कि हस्बैंड वर्ड पहले आया है तो आप जस्ट H-3 करें और एफ को वैसे का वैसे रहने दें, ठीक है। ऐसे ना कीजिएगा, हमेशा दोनों में माइनस कीजिएगा, ठीक है। आज से 3 साल पहले तो H-3 यहाँ भी आएगा, F-3 ये भी हो जाएगा। कितना था, वाज लेट से 2:1 था, 3:2 था, कुछ भी था, XYZ था, ये तो वही आएगा जो वो उसने दिया होगा। मसला या फिर जो हमें गलती के चांसेस होते हैं वो अक्सर इधर होते हैं, ठीक है, जो न्यू रेशियो देता है वो। तो इस पे आपने ख्याल करना है कि लाजमी नहीं है हमेशा प्लस हो सकता है आज से पहले की बात हो तो माइनस भी हो सकता है। और कभी कभी तो वो क्या करता है, प्रेजेंट की बात ही नहीं करता, कभी कभी वो डायरेक्टली क्वेश्चन दे देता है कि आज से 3 साल पहले इतनी रेशो थी, तो 3 साल पहले तो H-3 रेशो F-3, लेट से 2:3 थी। फिर कहते हैं आज से 3 साल बाद इतनी होगी, तो आज से 3 साल बाद क्या हुआ, H आगे, एनीवन, +3. +3 रेशो F+3, वो है फॉर एग्जाम्पल 5:6, ठीक है। तो इसका आपने ख्याल रखना है कि क्वेश्चन क्या दे रहा है। लाजमी नहीं है कि हर दफ़ा आपको प्रेजेंट रेशो हो, या हर दफ़ा फ्यूचर हो, या जस्ट प्रेजेंट और फ्यूचर का कॉम्बिनेशन हो, या जस्ट प्रेजेंट और पास्ट का। ये 4-5 कॉम्बिनेशन जितने भी हैं सारे आ सकते हैं, सही है। अब हम प्रैक्टिस के लिए ना एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, उसको आप ट्राई करें। लिखिए आप, द रेशियो ऑफ, चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, बताता हूँ भी साथ में लिखता हूँ, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ present age of father and son is let's say 4:1, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं कहता हूँ इफ 4 years ago the ratio was 11:2, ठीक है। फिर मुझे चाहिए क्या, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, आज की एजेस मुझे चाहिए, सही है। जिसको राइटिंग समझ में नहीं आ रही तो मैं दोबारा पढ़ लेता हूँ, क्वेश्चन को कंफर्म कर लें आप। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन इज 4:1, sorry, if 4 years ago the ratio was 11:2, ठीक है, find their present ages,
ये क्वेश्चन करें जल्दी से। पहले इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं यहीं पे, फिर मैं फाइनल जब बना लूंगा तो फिर इसको मिटा। सही है। अच्छा पहले तो ये देखना है कि स्टेटमेंट क्या कह रहा है द रेशो ऑफ, पहला कीवर्ड क्या है, रेशो। ठीक है, रेशो की बात, द रेशो ऑफ प्रेजेंट एज, ये दूसरा कीवर्ड है हमारा कि आज की एज की रेशो की बात हो। सो द रेशो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ किसकी, फादर एंड सन। तो ये तो दो वेरिएबल हैं, एक एफ है, फादर के लिए एफ लेते हैं और सन के लिए एस ले लेते हैं। ठीक है, आप एक्स वाई लें, ए बी लें, जो लें आपका बेटा। क्या है, इज 4:1 विच मीन्स की इज इक्वल टू 4:1। ठीक है, या यूं कह लूं मैं, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन, तो ये रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन यानी कि एफ रेशियो एस इज 4:1। ये जो यहाँ पे कह रहा है तो इसकी जगह क्या आएगा, इक्वल आएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा 4:1। सही है, पहला तो ऐसे टूटेगा, इसमें किसी को मसला, एनीवन? सबको क्लियर है ये फर्स्ट स्टेप? ठीक है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है, फिर नीचे कह रहा है कि इफ, कंडीशन लगा रहा है, इफ आज से 4 साल पहले, इफ 4 years अगो। ठीक है, वर्ड अगो बात पास्ट की करता होता है हमेशा। आज से 4 साल पहले द रेशो, ठीक है, अगेन दूसरा इक्वेशन भी इसने रेशो में ही दिया, द रेशो वॉज 11:2। ठीक है, तो अगर आज की रेशो एफ रेशो एस है तो आज से 4 साल पहले की रेशो वेरिएबल की साइड क्या होगी, F-4 रेशो S-4, यही होगा ना। 4 साल पीछे जा रहे हैं, वो जो हमने उस दिन देखा था कि प्रेजेंट एफ है अगर तो फ्यूचर F+4 होता है और पास्ट F-4 होता है। ठीक है, आज अगर किसी की एज एफ है तो आज से 4 साल बाद इतनी होगी इन इक्वेशन या एक्सप्रेशन फॉर्म, और 4 साल पहले इतनी थी। ठीक है, वही यूज करके हमने बनाया है F-4 और S-4। अच्छा, उनकी रेशो क्या बता रहा है, इज सॉरी वॉज इक्वल टू दे दें 11:2, तो फिर 11:2 दे दें। ठीक है, मैं नीचे रख देता हूँ, इक्वल टू 11:2। ये मेरा सेकंड पार्ट बना है। इसमें किसी को मसला या कोई परेशानी? ठीक है, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। ठीक है, आज उनकी एज क्या है दोनों की मालूम कर। ठीक है, अब मैं ये मिटा देता हूँ ताकि मैं शुरू से करूँ। अच्छा, अब एफ रेशो एस क्या आया था, चले इसको हम थोड़ा ना रीअरेंज करेंगे। कैसे, एफ रेशो एस को मैं F/S रख सकता हूँ, इक्वल टू 4:1 को मैं 4/1 रख सकता हूँ। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो ये हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई। ठीक है, अच्छा, या फिर ये है
कि किसी एक चीज को मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि एफ को यहीं पे रहने देते हैं, एस को उधर ले जाते हैं। तो ये 4 × s/1 है, या फिर यूं कह लें कि f इज इक्वल टू 4s है। पहला मेरा इक्वेशन ये बना। ठीक है, इसमें किसी को मसला? एनीवन? नहीं है? चलिए नहीं है तो वेल एंड गुड। इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ कि इसको जब मैंने सिंप्लीफाई किया तो f इज इक्वल टू 4s आया। ये मेरा इक्वेशन है जिसको मैं यूज करूंगा सिंप्लीफिकेशन के टाइम पे। अच्छा, सेकंड स्टेटमेंट जो हमने तोड़ा था आज से 4 साल पहले वाला स्टेटमेंट, वो क्या था? आज से 4 साल पहले रेशो थी, कितनी रेशो थी? 11:2 थी, यही थी ना? कंफर्म करेंगे? जी सर, ठीक है। 11:2। ठीक है, इसको भी हम क्या करेंगे, ये जो रेशो है, ये जो बीच में रेशो है, इसकी वजह से हम डिवाइड दे देंगे। तो ये हो जाएगा f-4/s-4 इक्वल टू 11/2। ठीक है, उसके बाद आप अगेन क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें। यहाँ पे हमें लाजमी करना पड़ेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में f-4 को, सॉरी, f-4 के साथ 2 मल्टीप्लाई कर दें और 11 के साथ s-4 कर दें। करके देखते हैं। ये हो जाएगा 2 × f-4 इज इक्वल टू 11 था s-4। यहाँ पे किसी को मसला? ये भी क्लियर है? चलें, दैट इज गुड। उसके बाद क्या करना है, अगेन वही सिंप्लीफिकेशन है कि आप 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें। मैं इस स्टेटमेंट को मैं यहाँ ले जाता हूँ। 2 × f तो हो जाता 2f, माइनस 2 4 8 इक्वल्स टू 11 × s 11s, माइनस 11 4 44। इसको सिंप्लीफाई करें तो नंबर्स को, चले मैं इसको इधर लाऊंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो 2f इज इक्वल टू 11s, माइनस 44 और माइनस का 8 इधर आएगा, क्या हो जाएंगे, -44 + 8। तो ये क्या रिजल्ट आएगा, माइनस का क्या आएगा, 36। 36। ठीक है, माइनस का 36 आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2f इज इक्वल्स टू 11s माइनस 44 प्लस का 8। ये हो जाएगा माइनस का 36। ये सेकंड इक्वेशन, इसको नाम दे दिया। ठीक है, पहला ये था, मैं मार्कर से नोट करता हूँ। पहला ये बनाया मैंने इक्वेशन, पहले रेशो को सिंप्लीफाई करके। दूसरे रेशो को सिंप्लीफाई करके मैंने ये इक्वेशन बनाई। अब सारा मसला इन दोनों को यूज करके हल कर। सही है? चलें, अब फिर मैं बाकी चीज़ों को हटा देता हूँ सवाई उन इक्वेशंस के जिनको हम यूज। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में जहाँ पे f है, f की जगह रख देंगे f इज इक्वल टू 4s है, क्योंकि तो 4s रख देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक दफ़ा चले मैं लिख देता हूँ, 2f इज इक्वल टू 11s माइनस 36। 2f की जगह आएगा 4s इक्वल टू 11s माइनस 36। तो बिचौक 28 इज इक्वल टू 11s माइनस 36। इस माइनस 36 को इधर ले आएंगे तो ये पॉजिटिव का 36 हो जाएगा, इज इक्वल टू 11s। 8s इधर आएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 8s। ये 11 और 8 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 5s, 10 है। 3 सर। अच्छा, चलो 3s। ये हो जाएगा 36। तो 36, ये 3 मल्टीप्लाई हुआ इधर आके। नो सर, डिवाइड होगा। अच्छा, डिवाइड हो, 36 डिवाइडेड बाय 3 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में था ऑलरेडी, तो इक्वल की उस साइड आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा जी, 3 × 12 आएगा। यस सर। सिंप्लीफाई सिर्फ टेबल लगाई और कुछ नहीं। तो एस आ गया हमारे पास 12। ठीक है, s12 आ गया। अब आप इस 12 को जो है सिंपली पुट करें, किसी भी एक इक्वेशन में इसमें पुट करते हैं हम, क्योंकि ये हमारा रहता है, यहीं पे मैं कर देता हूँ। f इज इक्वल टू 4 इंटू एस की जगह क्या रखूंगा, 12। 12। तो 4 बार उठेगा लिया, 4 12 48। यस सर। ये f हमारा आ गया 48, s आया 12, f आया 48। यानी कि आज जो एज है फादर की वो 48 साल है, 48 ईयर्स है, और जो सन की एज है वो 12 ईयर्स है। सही है? सही है? यस सर, क्लियर है। अच्छा, दैट इज गुड।
ये थे ना हमारे रेशियोज में, दोबारा यहाँ पे वापस आते हैं। ये थे ना रेशियोज हमारे। अगर 48 साल थी एज फादर की, बात बच्चे की थी 12 साल, तो 48/12, क्या ये 4:1 आ रहा है? ये करना नहीं है, जस्ट मैं एक दिखा रहा हूँ वेरीफाई करने के लिए। आ रहा है ना ये भी? 12 की टेबल अगर Yes. लगाए तो 4:1 आ जाए। ठीक है, उसी तरीके से इसको भी आप करके देखिए कि क्या ये 11:2 था, मेरे ख्याल से आ रहा है या नहीं आ रहा। तो आप करके देखिए, 48 - 4 रेशो 12 - 4 = 11:2। तो ये हो जाएगा 44 रेशो, क्या बचेगा, 8। सिंप्लीफाई करके देखिए, 4 की टेबल जाएगी 11 दफा इस पे, 2 दफा इस पे, तो 11:2 आया वापस जो उसने बताया हुआ था। ठीक है, ये जैसे ये दिखाने के लिए कि हम प्रूव कर रहे हैं कि ये वाकई में यही आएगा, कुछ और नहीं है। ठीक है, जहां तक किसी बच्चे को मसला किसी भी स्टेप में, एनीवन जिसको मसला है, जिसको नहीं है वो हैंड रेज करे, जिसका सब क्लियर हो गया है क्विकली थोड़ा। शामा, आपका क्लियर है? अच्छा, नेहा, प्रांजल, स्नेहा, आपको उनका क्लियर है? कशिश, कशिश, नेहा, प्रांजल, आप लोगों का क्लियर है? प्रांजल, आपका क्लियर नहीं है? No, sir. पे Sir, 48 - 4 तव्हां कयो, हाँ, पोइ रेशियो में छा रखियो वे? कट पे 12 - 4। ना 560 रखे उसे उठे। जी। 1 मिनट, सॉरी। वो स्क्रीन विजिबल है आप दोबारा? जी सर। अच्छा, चाहता जाओ 48 - 4 चाह रखे उसे। हाँ, 48 - 4 रेशियो बाद में छा रखियो वे? 12 माइनस। चाइन जी ॻाल्हि पिया कयूं, मां चयो हले हे माइनस करे 5। हिते छा हुयो, रेशो छा हुया, तव्हां ॿुधायो नी। जेको इक्वेशन ठातीसीं सर F - 4 रेशियो S - 4, त हिते S माना छा ईंदो, 12। हाँ, 12 - 4। हिते 4। हाँ सर, 4। ये सर पोइ इजिकल्स 2 में 11/2 रखियो वे? हाँ, हाँ बस सही है। ख़बर सॼी हूंदी अथव वरी बि माना। अच्छा, किसी और का कोई क्वेश्चन? सर भूली वही हूँ। क्वेश्चन पूछना भी ना एक आर्ट होता है, एंड आई एम सॉरी, लेकिन बहुत सारे बच्चे ना इसमें लैग करते हैं। आपकी क्लास की बात नहीं हो रही, जनरली। ठीक है, वेल गुड, वेल एंड गुड। तो यहाँ पे एज के प्रॉब्लम्स को हम एंड कर रहे हैं, एज का चैप्टर क्लोज। अब जो करना है आप लोगों ने करना है, इसमें प्रैक्टिस करें, क्वेश्चंस ढूंढें, जहाँ पे फंसे तो लेके आए, क्लास में भेजें, व्हाट्सएप के ग्रुप में एक दूसरे की हेल्प करें, नहीं तो मैं भी हूँ, तो इंशाल्लाह मिलकर करेंगे। सही है, ये कुछ डायमेंशन हैं जहाँ पे एज के क्वेश्चंस टच होते हैं। ठीक है, अब आप खुद करेंगे तो चीज़ें मजीद खुलती जाएंगी आपको। अब हम चलते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स में, स्क्वायर और रेक्टेंगल की तरफ। ठीक है,
स्क्वायर और रेक्टेंगल की तरफ। ठीक है, उसमें भी मेजरली जो एरिया और पैरामीटर है, सारा गेम उसके इर्द गिर्द घूमता है। ठीक है, अमूमन वर्ड प्रॉब्लम्स में स्पेसिफिकली। ठीक है, तो उसको अब हम थोड़ा देखेंगे। सही है। यस सर। और वहीं पे हम अच्छा, एनीवन जो मुझे बताए व्हाट इज स्क्वायर, जो हम स्क्वायर शेप की बात कर रहे हैं, क्या इसकी कोई डेफिनेशन है या आपके जहन में कुछ भी आ रहा है इससे रिलेटेड? यस सर। हाँ बताएं। 4 साइड इक्वल होती है स्क्वायर में। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है चारों साइड। पहली बात तो ये चार साइड हैं। ठीक है, और फिर आप ये भी कह रहे हैं कि जो चारों साइड्स हैं वो हैं भी इक्वल। ठीक है, अच्छा इसके अलावा फोर साइड्स आर इक्वल। ठीक है, और किसकी जहन में कोई डेफिनेशन? क्या ये हम भी ये नहीं कह सकते कि, बल्कि यही पॉइंट आ गया जो मैं कह रहा था, मैक ने भेज दिया कि जो एंगल होती है वो 90 डिग्री होती है। ठीक है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी। कि स्क्वायर ऑल साइड इक्वल, ऑल एंगल्स 90, बोथ द डायगोनल्स आर सेम। ठीक है, तीसरी बात एक साइड्स की थी, दूसरी एंगल्स की आ गई कि एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। 90 डिग्री यानी कि जो परपेंडिकुलर बना है। अच्छा, तीसरी बात ये है कि जो डायगोनल्स होते हैं वो सेम होते हैं। यानी कि ये डिस्टेंस जो होता है, अगर मैं इन साइड्स को नाम देता, फॉर एग्जांपल ए बी सी और डी रखता, तो ए और सी का डिस्टेंस बराबर होता है, मॉड्यूल में रख देता हूँ, बी और डी के डिस्टेंस। ठीक है, इतना समझ ले कि ए और सी का जो डिस्टेंस है ये डायगोनल कहते हैं इसे। अगर आपको याद हो, अगर किसी ने मैट्राइसिस पढ़ा है तो जस्ट रिलेशन बनाने बताने के लिए, डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ना, जैसे इसी तरीके से स्क्वायर में भी देखें तो ये डायगोनल है, ये भी डायगोनल, और ये दोनों बराबर होते हैं यानी कि सेम होते हैं। ठीक है, कैसे सेम होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर ए और सी का जो डिस्टेंस है वो 4 मीटर है, तो बी और सॉरी ए और सी का 4 सेंटीमीटर है, तो बी और डी का भी 4 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, इक्वल डायगोनल या फिर सेम डायगोनल, तीसरी पॉइंट। ठीक है, वैसे हम डायरेक्टली क्वेश्चंस पे पहुंच सकते थे, लेकिन ये आपको बेसिक्स मालूम होना चाहिए, कभी कभी एमसीक्यूज में लग सकते हैं ये। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से एक और चीज जो आप लोग मिस कर गए, किसी और के जहन में कोई पॉइंट है स्क्वायर से रिलेटेड? एनीवन? नो सर, आप बताएं। ठीक है, अम, जो स्क्वायर होता है, अच्छा उससे पहले मैं थोड़ा क्वाड्रिलेटरल को बता दूं, फिर वो चौथा पॉइंट बताता हूँ, जहन में रखिएगा। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? एज सच हम सब इसके अंदर कॉन्सेप्ट्स में नहीं जाएंगे, बस इतना समझेंगे कि क्वाड्रिलेटरल का मतलब ये होता है जिसकी चार साइड होते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप। तो स्क्वायर जो है वो असल में इससे निकला हुआ है, और जो रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम, जितनी भी बाकी चीजें हैं वो सब इससे निकली हुई है। हम इन पे रिस्ट्रिक्ट करेंगे कुछ। तो जितने भी क्वाड्रिलेटरल्स हैं उसके जो एंगल्स का सम होता है, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल विल ऑलवेज बी, सबमिशन के लिए मैं ये साइन यूज कर लेता हूँ, विल ऑलवेज बी 360 डिग्री। ठीक है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो उसका एंगल्स का सम, ठीक है, चारों एंगल्स का सम हमेशा 360 होगा। ठीक है, अगर क्वाड्रिलेटरल के सारे शेप्स का 360 सम है, तो उसका ये भी मतलब है कि स्क्वायर के एंगल्स का सम कितना होना चाहिए? 360। ठीक है, अगर आप खुद भी देखें तो 90 ये है, 90 ये है, 90 ये है, 90 ये है, कुल मिला के 360 होना चाहिए। ठीक है, तो ये चौथा पॉइंट है, किसी भी स्क्वायर में हमेशा द सम ऑफ द एंगल्स विल बी इक्वल टू 360 डिग्रीज। सही है, यहाँ तक किसी को मसला?
तो हम देख रहे थे स्क्वायर को, ठीक है। तो स्क्वायर की हमने चार कंडीशंस हैं, या यूं कह लें चार कैरेक्टरिस्टिक्स कह लें, प्रॉपर्टीज कह लें, जो भी कह लें, तो वो हमने देखी, ठीक है। और उससे हम एक स्टेप पीछे गए, क्वाड्रिलेटरल को समझा, ठीक है। कि क्वाड्रिलेटरल वर्ड ही बता रहा है कि चार साइड्स हैं उसकी, ठीक है। इसमें मैंने ना कोई इक्वल की बात की, ना मैंने अनइक्वल की बात की, ठीक है। जस्ट कोई भी ऐसी शेप जिसके चार जो कहते हैं एंगल्स हो, उसको हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। अच्छा, एक सवाल आया इधर। यस, आप जबरदस्ती कहें तो ये एमसीक्यू बिल्कुल बन सकता है कि द एंगल ऑफ द सम ऑफ एंगल्स ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्या कहते हैं सर्किल, इज इक्वल टू ट्वाइस द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो बिल्कुल ये क्वेश्चन बन तो सकता है, इसमें कुछ गलत नहीं है, ठीक है। चलें, अच्छा क्वाड्रिलेटरल की हम बात कर रहे थे, तो थोड़ा एक स्टेप पीछे चलते हैं। क्वाड्रिलेटरल क्या है, एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स आप याद कर लें इसका कि चार साइड्स हैं या चार एंगल्स हैं, ठीक है। अब एंगल्स और साइड में क्या डिफरेंस है कि ये जो हम बनाते हैं ना, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, या यूं कह लें अगर मैं नाम देता ए बी सी और डी, ये जो ए बी है, बी सी है, ये जो डिस्टेंस है ना, इनको हम साइड्स कह रहे होते हैं। और जो इन डिस्टेंस के बीच में जो आर्म यूं समझे जो ओपन कर रहा होता है ना, जैसे ये है, ठीक है, इस पॉइंट को एंगल बी कहेंगे जैसे हम, ठीक है। ये एंगल होता है जो अंदर है, जो हमारी डिग्री को शो कर रहा होता है, ठीक है। और जो साइड्स है वो डिस्टेंस को शो कर रहा था। तो कोई भी ऐसा ज्योमेट्रिकल शेप जिसके चार साइड्स हों और चार एंगल्स हों, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कि वो है क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। उसके अंदर हम तो पढ़ेंगे स्क्वायर और रेक्टेंगल को इन डेप्थ, ठीक है, जिसमें से स्क्वायर हमने देख लिया। रेक्टेंगल पे जाने से पहले जो क्वाड्रिलेटरल से और जो तीन चार ऐसे शेप्स हैं जो निकलते हैं अमूमन, उनके हम नाम और थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज हल्की हल्की देख लेते हैं कि इन केस अगर रेयर केसेस हैं, वैसे तो इन केस अगर आ जाए कोई एमसीक्यू तो हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ठीक है। सही है। तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो रेक्टेंगल जो है, ठीक है। अब रेक्टेंगल में आपको दो चीजें नजर आ रही होंगी, एक तो ये कि उसका 90 डिग्री भी है, यहाँ पे एंगल अगर आप देखें 90 डिग्री के हैं, चारों एंगल्स, ठीक है। और दूसरा ये है कि ऑपोजिट साइड्स बराबर हैं, ठीक है। ये दोनों साइड्स बराबर हैं, कैसे कि अगर ये 5 मीटर लेंथ है इसकी यहाँ पे, यानी कि अगर मैं नाम दे दूं ए बी सी डी, तो ए डी की अगर 5 मीटर लेंथ होगी तो बी सी की भी 5 मीटर ही होगी, ठीक है। और प्लस में चारों साइड्स भी इक्वल होंगे, ठीक है। ऑपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल है, विच मीन्स कि इसका मतलब ये है कि ये जो साइड है ये वाले, ये कितने भी हों लेकिन 5 मीटर नहीं होंगे। भले फिर ये 3.5 मीटर हो, 4.5 मीटर हो, लेकिन एग्जैक्ट 5 मीटर नहीं होंगे, ठीक है। अगर एग्जैक्ट हो जाएंगे तो ये शेप कन्वर्ट हो जाएगा स्क्वायर में, लेकिन हम रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, यानी कि ये आपस में इक्वल होंगे, यानी कि लेट्स से 3 मीटर ये है, ये भी 3 मीटर है, और ये आपस में इक्वल होंगे कि 5 मीटर और 5 मीटर, ठीक है। तो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हम कह लें तो एक ये है कि ऑपोजिट साइड इक्वल है, सारे नहीं, सिर्फ ऑपोजिट साइड्स। ऑपोजिट कैसे, ये इसका, ये साइड जो है ऑपोजिट है इस साइड का, और ये जो साइड है सारा ये ऑपोजिट है इस साइड का, ठीक है। तो ऑपोजिट साइड इक्वल है, प्लस में ऑपोजिट साइड्स, चले ऐसे लिख देता हूँ, इक्वल है। दूसरा ये है कि 90 डिग्री है इसकी, ठीक है। जितने भी एंगल्स हैं सारे 90 के, सारे एंगल्स 90 डिग्री के होने चाहिए। और सम तो ऑब्वियसली क्वाड्रिलेटरल है, वो निकलेगा 360। सही है, ये समझ आ गया आप लोगों को। अच्छा, इसमें अगर मैं थोड़ा इस शेप को बिगाड़ दूं, ये मैंने रहने दिया है खुद इंटेंशनली कैरेक्टरिस्टिक्स। पैरेललोग्राम होता है एक, जिससे वर्ड ही पैरेलल निकला है, फिर है ओ ग्राम, ठीक है।
पैरेलल वर्ड से ही आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि जो पैरेलल लाइंस जा रही हैं सिर्फ वही बराबर है। ठीक है, मतलब रेक्टेंगल था ऐसे, पैरेललोग्राम ऐसे नहीं होता, वो होता है कुछ इस तरीके से। सही है, ये नहीं है, इसको हटा दे रही हूँ, समझ ले। ठीक है। अच्छा, एक तो आपको डिफरेंस यहीं से नजर आ गया होगा कि 90 एंगल यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती, या करती है? एनीवन? नहीं करते सर। नहीं करती। 90 एंगल के लिए हमेशा आपको याद होना चाहिए कि 90 एंगल हमेशा परपेंडिकुलर जो है लाइंस उनके दरमियान निकलती है, और ये परपेंडिकुलर बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। अच्छा, तो ये भी 90 नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो जो इसके एंगल्स हैं, ये मैंने क्यों रखा, बताने का मकसद ये था कि इनके जो ऑपोजिट एंगल साइड्स हैं उनकी डिस्टेंस सेम हो सकती है। लेट से ये 6 मीटर है तो ये भी 6 ही होगी, और लेट से ये 2 मीटर है तो ये भी 2 ही होगी। लेकिन ये रेक्टेंगल से अलग कैसे है? एनीवन? पैरेललोग्राम रेक्टेंगल से अलग कैसे है, डिफरेंट कैसे है उससे? क्या ऐसी बात है जिसकी वजह से ये डिफरेंट है? तो हम कहेंगे कि रेक्टेंगल में जितने भी एंगल्स थे वो सारे 90 डिग्री के थे, जबकि पैरेललोग्राम में नेसेसरी है कि 90 के एंगल ना हो। ठीक है, एंगल्स 90 डिग्री के ना हो, जबकि अपने रेक्टेंगल में क्या थे, 90 डिग्री के एंगल होने चाहिए थे। ठीक है, ये मेन कैरेक्टरिस्टिक है इसका, और जो डिफरेंट करता है इसको रेक्टेंगल से। सही है, तो कंफ्यूज नहीं होना आपने इसमें। अब थोड़ा और एक देख लेते हैं। ये भी शायद आप में से किसी ने कहीं जिंदगी में नाम सुना हो, रोम्बस का। ठीक है, अब रोम्बस जो है वो भी है तो देखा जाए, अम, अच्छा, पैरेललोग्राम रिपीट करो प्लीज। अच्छा चले, मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूँ, फिर आता हूँ रोम्बस पे। बेटा, पैरेललोग्राम से मैंने आपको ये कहा कि आप ये याद करें, वर्ड पैरेलल याद कर ले। एक तो ये है, ठीक है, कि इसकी जो पैरेलल लाइंस जा रही हैं, लेट से ऐसे जा रही हैं, एक तो सिर्फ वो बराबर होती है। ये कुछ इस तरीके से होता है, माना ये समझो, इन जो मुंह जो कोनी थोड़ा टेढ़ो हुआ, सीधो न हुआ। रेक्टेंगल जो था वो बिल्कुल ऐसे सीधा सुलझा हुआ मिच्योर बंदा लग रहा है, ये शेप ही मिच्योर नहीं लग रहा ना, थोड़ा घुमा फिरा हुआ है। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या था कि ऑपोजिट साइड्स तो बराबर होंगी, लेकिन एंगल 90 का नहीं होगा। ये हो सकता है 90 से ग्रेटर हो सकता है, मैं ऐसे लिख देता हूँ, एंगल जो है मेजर ऑफ एंगल, लेट से ए या बी या सी कुछ भी हो, वो या तो ग्रेटर देन 90 होगा या लेस देन 90 होगा। ठीक है, लेकिन इक्वल टू 90 कभी भी नहीं होगा पैरेललोग्राम में। ठीक है, अज्यूम करते हैं कि अगर ये होता फॉर एग्जांपल 80, ठीक है, तो दूसरा क्या होगा, लेट्स अज्यूम 100। ठीक है, लेट्स अज्यूम ये 100 होता, और लेट्स से ये अगेन 80 होता। ठीक है, क्योंकि एक कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने क्वाड्रिलेटरल के अंदर अंदर पढ़ी थी कि सम जो है क्वाड्रिलेटरल का, सम ऑफ एंगल्स कितना होता है? एनीवन? 360. हाँ, सम तो 360 होना ही चाहिए। एक तो आसान तरीका तो ये है कि रेक्टेंगल हो तो चार साइड 90 की हैं, तो बस जिंदगी आसान है, चारों साइड ऐड कर लो। स्क्वायर हो तब भी जिंदगी आसान है, चारों 90 के हैं। लेकिन जब 90 के नहीं होंगे तो अंडरस्टूड बात है ना, कि अगर कोई एक 25 85 का होगा, दूसरा 100 का होगा, तीसरा 85 का होगा, तो फिर कोई ऐसा एंगल होना चाहिए जो कुल मिला के 360 बना रहा हो। ठीक है। कल्पना हाणे क्लियर थियो तव्हांजो कि रेक्टेंगल में हिन में छा डिफरेंस आहे पैरेललोग्राम Yes, में? sir. मेन जो डिफरेंस है ना, मेन जो की फीचर है जो इन दोनों का डिफरेंट है, वो सिर्फ आप इसका ये याद कर लें कि जो एंगल है वो बराबर नहीं। ठीक है, अब जब एंगल बराबर Sir, नहीं होगा, एक मिनट ये कंप्लीट कर लूं अगर। अच्छा, पूछ लें, आप पूछ।
नहीं सर, आप कंप्लीट करें। पूछो पूछो तो। हाँ। सर मां इहो पुछां पई कि जेके 90 डिग्री एंगल थींदी आहे हाँ। त उहा ॿ साइड इक्वल हूंदी? ॿ साइड मतिलबु 90 डिग्री हूंदी, ॿ साइड चेंज हूंदी? तव्हां हिकु कमु कजो, ड्रॉ करे ॾिसजो पाण, ठीकु आहे? छो जो थियणु ईअं खपंदो आहे अमूमन, कुल मिलाए करे साइडनि में 180 हुजणु खपे, एंगल नी 180 हुजणु खपे डायगोनल्स जी सम, तॾहिं त 360 थींदा नी। हिकिड़ी हिन जी माना ॿिन्ही जी एंगल कुल मिलाए 180 हुजणु खपे, वरी हिन ॿिन्ही जी कुल मिलाए करे एंगल 180 हुजणु खपे, तॾहिं कुल मिलाए करे 360 बनेगा ये। ठीक है, सॉरी फॉर द लैंग्वेज, ये उधर उधर होता रहता है। समझ में आई है गाल? ठीक है। बेटा समझ आई ये बात? प्रांजल, चले यार, जी सर। गाल समझ में आई? जेका पूछे वजह तो ॿुधायो मां ना सर। छा समझ में आयो? एक काम एंगल कीजिएगा, की। जैसे मैंने आपको शेप बताया है ना, एक काम करिए मेरी बात सुनिए, जैसे मैंने आपको शेप बताया है ना, ठीक है, वो शेप बना लें और डी लेके आप बैठ जाएं, फिर उसको देखें क्या क्या एंगल्स इनकी साइड में बन रहे हैं, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि हम किस क्या कैसे हम इनके डिफरेंस निकाल रहे थे, और कैसे हम कह रहे थे कि डायगोनल्स के एंगल्स हैं 180 होने चाहिए। सही है? सर डायगोनल जा 180 हुजण खपनि, तव्हां इन में हिकिड़ो करे ॾेखारियो जीअं 180 थिए एग्ज़ाम। त ईअं वेंदासीं पोइ पंहिंजो त कोर्स कॾहिं बि पूरो न थींदो। IB जी टेस्ट थींदी, उन खां पोइ अॻे महीने पूरो थींदो। हाणे पैरेललोग्राम मां 2 दफ़ा रिपीट करे वियुमि, टियों दफ़ो कयो, अञा नथी सम्झ में अचे त व्हाट शुड आई से। आगे बढ़ते हैं बस मेरे ख्याल से, रोम्बस पे चलते हैं। अच्छा जी। अच्छा, जो कॉमन फीचर है ना सब में, ये तो आपको याद होना चाहिए क्वाड्रिलेटरल्स में कि 4 साइड होते हैं और एंगल का सम होना चाहिए क्या कहते हैं इसको, 360। 360। हाँ। एक और फीचर भी आप जबरदस्ती रखना चाहें तो रख सकते हैं कि 2 डायगोनल्स होते हैं, वो है तो कॉमन अंडरस्टूड, लेकिन अगर आप जबरदस्ती अगर रखना चाहें तो रख सकते हैं कि 2 डायगोनल्स होने चाहिए। सही है? अच्छा, हम अपने अगले उसमें चलते हैं। एक होता है रोम्बस। अब रोम्बस क्या है, एनीवन जिसको कुछ अगर पता हो जो ऐड करना चाहे? ये ऐसे समझ लें, जो पैरेललोग्राम हमने पढ़ा था ना, उसका एक्सटेंडेड वर्जन है। कैसे? वो ऐसे कि इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो पैरेललोग्राम की हैं और कुछ नहीं है। पैरेललोग्राम में एक तो ये था कि एंगल्स जो थे इक्वल टू 90 नहीं हो सकते थे, विच मीन्स के लेस देन भी हो सकते हैं, ग्रेटर देन 90 भी हो सकते हैं, लेकिन इक्वल नहीं हो सकते। तो यह प्रॉपर्टी रोम्बस में भी एग्जिस्ट करती है। ठीक है। अच्छा, इसका मैं शेप बना लेता हूँ, ऐसे अज्यूम करें। आप नहीं तो ना नेट से देख लीजिएगा, मैं अगर थोड़ी पिक्चर्स के साथ शेप्स के साथ ज्यादती कर जाऊँ तो आई एम सॉरी। अच्छा, साइड इसके 4 होते हैं, ठीक है,
और एंगल में इसका जो मैंने बताया जैसे पहले भी 90 के बराबर नहीं होना चाहिए अगर रोम्बस है। ठीक है, 90 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई एंगल यहाँ पे लग रहा है तो ये मेरे शेप बनाने में मसला होगा, लेकिन 90 का एंगल नहीं होना चाहिए। यही मेजर रीजन है जो पैरेललोग्राम में इसमें सेम है, जिसकी वजह से हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक्सटेंडेड वर्जन है पैरेललोग्राम का। लेकिन जो चीज इसको डिफरेंस बनाती है इसमें और पैरेललोग्राम में वो ये है कि जो इसके साइड्स हैं वो क्या होते हैं चारों। एनीवन, सेम होते हैं या नहीं होते सेम? यस, इक्वल होते हैं। ठीक है, इक्वल कह लें या वर्ड सेम कह लें, साइड्स इसके सेम होते हैं। साइड्स इक्वल होते हैं या यूं कह लें सेम होते हैं। साइड से क्या मुराद है मेरी, अगेन मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ कि ए डी अगर 4 मीटर है तो बी सी डी भी 4 मीटर होगा, बी सी भी 4 मीटर होगा, ए बी भी 4 मीटर होगा। अपनी आसानी के लिए आप यूं भी कह सकते हैं कि ये एक मिक्सचर है स्क्वायर का और पैरेललोग्राम का। स्क्वायर का मिक्सचर ऐसे है कि स्क्वायर की तरह इसके साइड्स बराबर है, पैरेललोग्राम की तरह इसके जो एंगल्स हैं वो अनइक्वल है 90 के। ठीक है, या नॉट इक्वल टू 90 के। सही है। ठीक है, तो इसके प्रॉपर्टीज क्या हो गए। देख देख, इसके प्रॉपर्टीज ये होंगे कि नॉट इक्वल टू 90 डिग्री इसके एंगल होंगे। ठीक है, एंगल हो सकता है ग्रेटर हो, यस पॉसिबल है, 90 के हो सकता है लेस देन हो, यस पॉसिबल है, लेकिन इक्वल टू 90 नहीं हो। दूसरा इसका क्या है कि पैरेललोग्राम वाली खासियत इसमें ये थी, और दूसरा ये है कि इसके साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने आपको पहले एंगल और साइड का डिफरेंस बताया कि एंगल डिग्री दिखा रही होती है, ये वाली ये वाली ये वाली, ये एंगल है। ठीक है, और साइड क्या है, साइड ये है हमारा दिस वन, ये सारा लेंथ, ये सारी लेंथ, ये सारी लेंथ। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ये रोम्बस क्लियर है जी। किसी को मसला इसमें। प्रांजल, प्रांजल लगता है पैरेललोग्राम पे हमसे नाराज हो गई। आप प्रांजल समझ में आया हो बाबा। रोम्बस समझ में आई। माइक ऑन करके बोले। जी सर। समझ में अच्छी हुई नहीं रोम्बस। हाँ सर। ठीक है, कल्पना चाहिए सुन पई सर शायद, सुबह न पई आई ना ये गागेला। अच्छा, चले रोम्बस भी हो गया। एक और शेप देख लेते हैं। एक वर्ड होता है, आपने शायद ये सुना हो, ये सुना है कभी आपने, ट्रेपेजॉइड। ठीक है। Yes, sir, baptism. हाँ, छा हूंदो आहे इहो, तव्हांखे थोरो अगरि तव्हां ॿुधाइणु चाहियो। अच्छा, सुना है पता नहीं है, ठीक है ठीक है, कह रहे नो, नो इश्यूज। ट्रेपेजॉइड में सादा ये डेफिनेशन है इसकी कि इसके जो दो साइड्स हैं वो पैरेलल होते हैं। सिर्फ दो साइड्स पैरेलल होते हैं। इसका मतलब क्या है कि लेट से अगर एक ऐसे जा रहा है, पैरेलल लाइंस क्या होते हैं कि जिनकी एंगल सेम होती है, एक ही डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, और कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो जाके एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। यही पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन होती है ना, कि अगर कोई लाइन ऐसे जा रही है दूसरी भी ऐसे जा रही है,
तो ये ऐसे चलते रहेंगे, कभी भी एक पॉइंट ऐसा नहीं आएगा कि ये एक दूसरे को कट करें। अ, अगर कोई नॉन पैरेलल लाइंस होती है तो लेट्स से एक लाइन ऐसे है दूसरा ऐसे है, तो कहीं ना कहीं जाके ये एक दूसरे को कट करेंगे। कैसे कि लेट्स से ये भी एक्सटेंड हो रहा है, ये भी करता 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 यहाँ पे इसने इसको काट दिया, तो ये लाइंस आपस में पैरेलल नहीं है। पैरेलल कौन से होते हैं? जो कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकते, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, यही ये समझाने का मकसद ये है कि जो ट्रेपेजॉइड है इसमें भी जो दो साइड्स हैं वो पैरेलल होती हैं। लेट्स से अगर ये एक ऐसे है तो इसका पैरेलल लाइन कैसे होगा? तो नीचे ऐसे इसी डायरेक्शन में जा रहा होगा, ऐसे ही है। इसमें अगर आप देखें, सबसे पहले देखें क्वाड्रिलेटरल की, इसमें क्या जो डेफिनेशन है वो पूरी पड़ती है। सादा डेफिनेशन तो यही है कि सम ऑफ एंगल 360 हो तो यस इसकी भी होगी, और चार साइड्स हों तो यस इसके भी 1 2 3 4 चार साइड्स हैं। ये तो क्वाड्रिलेटरल तो है। ट्रेपेजॉइड में ये है कि जो इसके दो ही ऐसे साइड्स हैं जो पैरेलल होते हैं। रिपीट कर दूं, वो लाइंस वाला कॉन्सेप्ट रिपीट करूं या फिर ट्रेपेजॉइड? अच्छा, लाइंस वाला। चलें, लाइंस का ये था सादा लफ्जों में कि मैंने ये कहा था कि असल में इसके डेफिनेशन में एक वर्ड आ रहा था ना, पैरेलल। पैरेललोग्राम भी हमने देखा था, बार बार पैरेलल पैरेलल आ रहा था। उसको मैंने थोड़ा समझाने की कोशिश की कि पैरेलल लाइंस वो होते हैं जो किसी भी कंडीशन में जाके एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, यानी कि टकराएंगे नहीं एक दूसरे से। वो कौन सी पॉसिबिलिटी है कि दोनों सिर्फ इसी एंगल पे इसी डायरेक्शन में मूव करते रहें तो कभी भी कट नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर एक लाइन ऐसे हो दूसरा ऐसे हो तो ये अपने रास्ते में ऐसे ही जाएगा, सॉरी ऐसे ही जाएगा, और ये भी अपने रास्ते में जा जाके कहीं ना कहीं इसको कट कर देगा। अगर कट किया तो ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल नहीं है। ठीक है, आपस में पैरेलल नहीं है। अगर ये ऐसे होते, ठीक है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, कभी भी कट नहीं करेंगे, तो ये यस पैरेलल हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट में दे रहा था पैरेलल लाइंस का। अब इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यूज करके हम ट्रेपेजॉइड का डेफिनेशन चेक करते हैं। ट्रेपेजॉइड की सादा लफ्जों में डेफिनेशन यही है कि उसके दो साइड्स पैरेलल होते हैं। लेट्स से अगर ये ऐसे है, ठीक है, दूसरा साइड ऐसे है, ठीक है, सॉरी फॉर द पुअर। यस, नहीं, ये लाजमी नहीं है कि अच्छा आपने नाम रख दिया परपेंडिकुलर। यस 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 यस, ठीक है, सही कह रहे हैं आप। पैरेलल लाइंस में ये कह रही है कि 90 डिग्री होता है, यस, ओ सॉरी 0 डिग्री होता है, दैट्स ट्रू। और परपेंडिकुलर तो हम देख के आए 90 डिग्री होता है, तो यस दैट्स ट्रू। खैर हम अपने ट्रेपेजॉइड पे आते हैं, टाइम निकल रहा है हमारा। तो ट्रेपेजॉइड में ये है कि दो साइड्स हैं जो पैरेलल होती हैं। आप अगर यहाँ पे देखें तो ये आपस में पैरेलल हैं, लेकिन ये पैरेलल नहीं है। ये क्यों पैरेलल नहीं है? वही जो मैंने कॉन्सेप्ट दिया कि ये बढ़ता जाएगा, ये भी बढ़ता जाएगा, कहीं ना कहीं जाके ये एक दूसरे को कट करेंगे। अगर कट करेंगे तो ये नॉन पैरेलल होंगे। ठीक है, तो ये और ये आपस में नॉन पैरेलल है, लेकिन ये वाले दो साइड्स आपस में पैरेलल है। अगर इस साइड को मैं ए और बी कह दूं, इसको सी डी कह दूं, ए और बी जो है वो पैरेलल है सी और डी का। ये कंडीशन एग्जिस्ट करती है, चार साइड्स हैं, चार एंगल्स हैं, तो कुल मिला के ये ट्रेपेजॉइड हमारा बन गया। ठीक है, और एंगल का अंडरस्टूड है। जब दो लाइंस पैरेलल होंगी और दो नॉन पैरेलल होंगी तो इसका क्या मतलब हुआ? कभी भी 90 के एंगल नहीं हो सकते इसमें। ठीक है, सही है। तो इसमें भी अनइक्वल टू 90, लेकिन कुल मिला के सम इनका भी 360 बनेगा एंगल्स का, जो कॉमन प्रॉपर्टी है सारे क्वाड्रिलेटरल्स में। जी, इसमें किसी को मसला? एनीवन जिसको इसमें मसला है? क्लियर है ये?
ऑल साइड्स नॉट इक्वल, यस। सादा जो असली की डेफिनेशन है या की वर्ड है ना, उसको आप ये याद रख लें कि दो साइड्स पैरेलल है। मेन है ये इसका, ठीक है। तो साइड्स के लिए लाजमी नहीं है मेरे ख्याल से कि इनकी एक साइज ना हो, मतलब कि आप शेप ऐसी बनाएं। इसको थोड़ा मैं छोटा कर देता अगर, लेट से इनका, हो सकता है इनका मैं बराबर रख देता, तो दैट माइट बी पॉसिबल। तो इसी वजह से ना ये कंडीशंस वो डिस्कस ही नहीं करते ट्रेपेजॉइड के डेफिनेशन में। ट्रेपेजॉइड के डेफिनेशन में डिस्कस ही हम ये करते हैं कि दो साइड्स पैरेलल है, बस दैट्स इनफ। इसके अलावा बाकी जो भी क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज हैं वो तो यस एग्जिस्ट करती। सही है। चलिए, अच्छा वैसे इसी उसूल के तहत एंगल पे मैं शायद मुझे लगता है एक चीज फिक्स कर गया, या आपको ऐसे लगा हो। ट्रेपेजॉइड को अगर मैं चाहूँ एक एंगल ऐसा बनाता हूँ, हाँ ये बल्कि देख लिया आप, ये तो हो गए पैरेलल, ठीक है। ये लाइंस हो गई पैरेलल, ये एग्जैक्ट मैंने स्ट्रेट बनाया और ये इसको थोड़ा तिरछा कर दिया। तो अब यहाँ पे वैसे देखा जाए तो 90 का एंगल यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है, ठीक है। और देखा जाए तो ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल भी नहीं है, क्योंकि ये भी अगर स्ट्रेट चलता रहे कहीं ना कहीं ये जाके इसको कट कर देगा। सही है। सर ट्रेपेजॉइड में ऑल एंगल्स नॉट इक्वल टू 90 बट वन एंगल तो 90 होता है। हो सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। अब जैसे ये कंडीशन है, इसमें तो हमें दोनों 1990 दो एंगल मिल गए, ठीक है। वो जो मैंने पहले कंडीशन रखी थी कि थोड़ा इसको तिरछा कर दिया था ऐसे करके, अब तो एक भी 90 का एंगल नहीं है, ठीक है। तो इसी वजह से ट्रेपेजॉइड में हम देखें ना, जो प्रॉपर्टीज बता रहे होते हैं ना, वो प्रॉपर्टीज का मकसद ये होता है कि इन ऑल सरकमस्टांसेस ऑल कंडीशंस वो प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करेंगी उस शेप में। अब क्योंकि एंगल्स का ये कोई एक फिक्स चीज है नहीं ट्रेपेजॉइड में, तो इस वजह से हम डेफिनेशन में भी ये डिस्कस करते ही नहीं है कि इसके एंगल्स का क्या चक्कर है। इतना याद होना चाहिए कि सम 360 होगा। सही है। और दूसरा ये कि चारों साइड तो कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। चारों इक्वल होंगे फिर तो या तो स्क्वायर हुआ या रेक्टेंगल हुआ। सही है। ठीक है। अच्छा इसके अलावा अभी अगर कुछ शेप होते हैं काइट वगैरह तो वो आप खुद देख लीजिएगा, ये मेजर मेजर थे जो हमने देखे। अब हम चलते हैं अपने स्क्वायर और रेक्टेंगल की जानिब। थोड़ा बेस इसका मैं दे देता हूँ, 7 मिनट पड़े हैं। इसको कंटिन्यू हम कल दोबारा वहीं से करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स पे। स्क्वायर का सादा जो डेफिनेशन आप लोगों ने बताया वही 4 पॉइंट्स याद रखें कि साइड्स बराबर होते हैं, एंगल्स 90 की होती हैं, या फिर यूं के लिए चारों एंगल्स भी बराबर होती हैं, ऑल फोर एंगल्स विल बी इक्वल। जब भी तो सम ऑफ एंगल्स यानी कि दिस वन दिस वन दिस वन एंड दिस वन विल ऑलवेज बी 360 डिग्री। अच्छा, और कौन सी प्रॉपर्टी है जो हम मिस कर रहे हैं, चौथी? चले खैर, लेक्चर नहीं तो शुरू से देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। हमने 4 प्रॉपर्टीज, हाँ डायगोनल्स वाला, थैंक यू थैंक यू। डायगोनल सेम होते हैं इसके, ठीक है। यस यस यस, थैंक यू खानम और मोहम्मद, ठीक है। अच्छा ये प्रॉपर्टीज तो देख ली जो वर्ड प्रॉब्लम में हमारे काम आएंगे ना, ये तो एक बोनस एमसीक्यूज आ जाए तो आ जाए कि साइड्स इतने होते हैं या इतने एंगल होते हैं या डायगोनल का चक्कर। जो हमारे मेजर वर्ड प्रॉब्लम फंसाता है ना हमें, वो अमूमन एरिया में और पैरामीटर में फंसाता है, एंड इन सम केसेस डायगोनल में भी आ सकता है। तो एरिया और पैरामीटर। अच्छा अब क्योंकि इनकी साइड्स इक्वल है तो मैं कह सकता हूँ कि लेट से, अगर फिलहाल मैं रेक्टेंगल मिटा देता हूँ, अगर मैं कहता हूँ ये 4 मीटर है, जब मैंने कहा स्क्वायर की डेफिनेशन ये है कि चारों साइड्स बराबर हैं, सही है।
जब चारों साइड्स बराबर हैं तो ये 4 मीटर है तो ये भी 4 मीटर होगा, ये भी 4 मीटर होगा और ये भी 4 मीटर होगा। ठीक है, तो विच मीन्स कि अगर कोई स्क्वायर हो जिसकी लेंथ मालूम ना हो हमें, तो हम ये कह सकते हैं कि ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, क्योंकि वैल्यू सेम ही आएगी, इसी वजह से चारों को हमने एक्स दे दिया। एरिया में क्या करना होता है, हम मल्टीप्लाई कर देंगे दो साइड्स, एक्स इंटू एक्स, या यूं कह लें एक्स इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपको डेफिनेशन याद करनी है कि एरिया ऑफ अ स्क्वायर, अब सिर्फ स्क्वायर की बात चल रही है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कुछ भी कह लें आप। ठीक है, इसमें किसी को मसला? गुड। अच्छा, अब इसी को ही अगर आप देखें, पैरामीटर क्या होता है, सादा डेफिनेशन पैरामीटर की ये है कि द सम ऑफ ऑल द साइड्स। ठीक है, यानी कि सारे साइड्स का सम, स्क्वायर में होते ही चार साइड है, इनका अगर हम सम करेंगे और होते भी इक्वल है, तो सम करेंगे तो क्या आएगा, आप रख ले पी, यानी कि पैरामीटर इज इक्वल टू चारों साइड, पहला साइड एक्स प्लस ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, प्लस में और ये भी एक्स है, यानी कि चार एक्स ऐड होंगे। जब चार एक्स ऐड होंगे तो बेसिक अलजिब्रा करें आप तो ये 4x हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि जो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर है वो हमेशा 4x, और x जो है वो उसकी साइड्स बता रहा है। यहां तक किसी को मसला? चले, दैट इज गुड। अच्छा, अब जब मैंने कह दिया स्क्वायर और स्क्वायर का एरिया और पैरामीटर, जस्ट मैं ये कहूँ अगर आपको ये करे चलें आप कि द साइड, वन साइड ऑफ स्क्वायर इज 3 मीटर, व्हाट विल बी इट्स एरिया एंड व्हाट विल बी इट्स पेरीमीटर, दोनों मुझे बताएं। वन साइड की लेंथ ये है, किसी एक साइड स्क्वायर शेप, तो मुझे आप एरिया और पेरीमीटर बताएं, जल्दी से करें। लेते हैं ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन। तो लेंथ ऑफ वन साइड की मेरे ख्याल से 3 मीटर। ठीक है, और स्क्वायर था, और स्क्वायर का हमें चाहिए था एरिया और पेरीमीटर। एरिया का सीधा फॉर्मूला है ए स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर। ठीक है, विच मीन्स एक्स जो है हमारा लेंथ होता है किसी भी एक साइड का, अगर स्क्वायर ये है तो एक्स की लेंथ है चारों साइड वो है, तो वी सिंपली मीन 3m का स्क्वायर या फिर 3 का स्क्वायर कर ले, इट विल बी 9 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और ये बात मैंने बताई थी कि मीटर में ख्याल रखना है कि अगर एरिया है तो मीटर का स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, जस्ट एम नहीं रखना, कि साइड हमने ऐड नहीं की, मल्टीप्लाई की है, 300 की मल्टीप्लाई। सही है, इसी तरीके से पैरामीटर का फॉर्मूला है 4x या 4a, तो 4 वही रहेगा, ए की जगह या एक्स की जगह क्या आएगा, वो जो साइड है दैट इज 3 मीटर, 3 मीटर आएगा, 4 3 12 मीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर है। एरिया आया है 9 मीटर स्क्वायर और पैरामीटर आया है 12, सबका यही आया था, मेजोरिटी नहीं बल्कि चला सबने सही आंसर दिया था। एक और इस पे देखें क्वेश्चन हम। अच्छा, अब मैं कहता हूँ एरिया ऑफ स्क्वायर इज 169, व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ऑब्वियसली पेरीमीटर पूछ रहा हूँ तो स्क्वायर की बात चल रही है, तो स्क्वायर का ही पेरीमीटर पूछ रहा हूँ। ठीक है जी, क्या होगा जल्दी से करके दिखाएं। प्रांजलि, कल्पना और खानम।
बाकी भी कर ले, वेट करते हैं। मैंने ना रिविजिट करी और जगह थी, सेम मिस्टेक मैंने भी किया है। मैंने का एक ही किया। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ें और से देखिए कि उसने दिया क्या है, क्या पूछ रहा है। ठीक है, मिसअंडरस्टैंड ना करें। एक ही वर्ड पे ना गौर किया कीजिए, दोबारा देखिए। कह रहा है एरिया, की वर्ड क्या है इसमें? एक तो है एरिया ऑफ अ स्क्वायर, दैट इज 169। व्हाट विल बी द पैरामीटर? ये चार मेन चीजें। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा? एरिया का फॉर्मूला है ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब वो खुद कह रहा है कि एरिया ऑलरेडी हमें पता है, दैट इज 169। तो आप क्या करेंगे? एरिया की जगह रख देंगे 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमें चाहिए एक्स, पैरामीटर के लिए क्या चाहिए? पी इज इक्वल टू 4x है, तो हमें जस्ट एक्स चाहिए, ये तो एक्स स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे? एक्स फाइंड करने के लिए, स्क्वायर को खत्म करने के लिए अंडर रूट लेंगे दोनों साइड। तो हमारा क्या हो जाएगा? 169 परफेक्ट स्क्वायर 13 का, तो ये 13 बाहर आ जाएगा, इधर बचेगा एक्स। तो ये जस्ट एक्स आया। अगर तो क्वेश्चन होता एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 169, देन व्हाट विल बी द साइड ऑफ अ स्क्वायर, तो फिर हमारा आंसर यहाँ तक होता बस। अब आगे कह रहा है कि एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 169, व्हाट विल बी द पैरामीटर। अब हमें क्या करना है? एक्स हमने लिया, पैरामीटर के लिए हम करेंगे पी इज इक्वल टू 4x, एंड देन 4 इंटू एक्स की जगह क्या रखूंगा मैं? क्या आएगा? 13 या 30. 169? Yes, sir. 13. 13 आएगा। ठीक है, कुछ बच्चों ने 169 रख दिया। 13 आएगा, तो 13 के आप टेबल लगाएंगे, सिंपली दैट विल बी, कितना आएगा? 52. यस, 50। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज 50। आपको जो है ना ख्याल रखना है कि उसने दिया क्या है। उसने, ये असल में एक्स स्क्वायर था, ना कि एक्स था। बच्चों ने इसमें मिस्टेक किया। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज, लेट्स से 400। ठीक है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच साइड। ठीक है, एक ये क्वेश्चन है पार्ट ए, पार्ट बी है एंड व्हाट विल बी द एरिया ऑफ स्क्वायर। दो चीजें मैं पूछ रहा हूँ, करके दिखाएं। अरे ये आपको, अच्छा यहाँ पे क्या गिवन था? द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 400। तो पेरीमीटर का क्या फार्मूला है? पी इज इक्वल टू 4x। तो ये क्या हमें गिवन है? 400 पेरीमीटर है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? पी की जगह रख देंगे 400 इज इक्वल टू 4x। एक्स फाइंड करने के लिए 4 डिवाइड कर देंगे तो बचेगा 100। तो ये आ गया एक्स, यानी कि किसी एक साइड की लेंथ। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच साइड? तो किसी भी एक साइड की लेंथ अगर 100 है, तो हर साइड की लेंथ भी 100 ही होगी। तो पहले पार्ट का तो आंसर हो गया 100। अच्छा, फिर कहते हैं व्हाट विल बी द एरिया। तो एरिया के लिए सिंपल क्या करना है आपने? एरिया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, विच मीन्स एक्स की जगह क्या रखूंगा? 100 या फिर 400? 100. 100 रखूंगा, एंड देन उसको स्क्वायर करूंगा तो वो 10,000 आ जाएगा। ठीक है, मीटर था तो मीटर स्क्वायर या जो भी। ये हमारे आंसर हैं, 100 और 10,000। सबने सही किए थे। अब क्विकली हम चलते हैं अपने रेक्टेंगल की तरफ। ठीक है, चले ना। स्क्वायर की मजीद कॉम्प्लेक्स चीजें होंगी, मतलब प्रॉब्लम्स स्क्वायर के पेरीमीटर और एरिया को लेकर। ठीक है, आराम आराम हमसे हम उन पे आएंगे, लेकिन आज एटलीस्ट हम इन दोनों की बेसिक्स क्लियर कर लेंगे। सही है। सर स्क्वायर पे कुछ प्रैक्टिस कराए हो अजी? अच्छा, ये कह रही है स्क्वायर पे ही प्रैक्टिस करवाएं आज। करें क्या एक दो और?
ठीक है, आराम आराम से जी, कहाँ की समझ में नहीं बोली नहीं, साफ शानदार से पढ़। अगर बात समझ ही ना आए तो फायदा नहीं होगा। अच्छा, चले, फिर मैं ना आपको एक नए एंगल से बता दूँ। कभी कभी क्या करता है ये, क्वेश्चन दे देता है स्क्वायर की ही, हम फिलहाल एक क्वेश्चन देखते हैं फिर चलते रेक्टेंगल पे। कभी कभी क्या करता है, कहता है कि क्वेश्चन में ना वो मेंशन नहीं करता कि एरिया इतना है या पैरामीटर इतना है या कुछ भी, ऐसा नहीं कहता। वो सिंपली क्या कहता है कि द पैरामीटर ऑफ द फॉलोइंग शेप विल बी, फिर आपसे पूछते हैं क्या होगा, फिर ऑप्शंस होते हैं, और शेप उसने यूं बना ली, ये उसने ऐसे रख दिया, और आपसे उसने पैरामीटर पूछ लिया, ये नहीं कहा स्क्वायर है या क्या है। तो इस क्वेश्चन में आपसे वो दो टेस्ट ले रहा है, एक ये कि आपको पता है कि ये शेप कौन सी है तो आप पहचान लेंगे स्क्वायर है। फिर ये भी आपसे टेस्ट ले रहा है कि आपने इनको करना क्या है पैरामीटर के। तो कैसे होगा ये, एनीवन? द पैरामीटर ऑफ द फॉलोइंग शेप विल बी, P is equal to 4s. पी इज इक्वल टू 4x। पहले तो हमने क्या पहचाना कि ये स्क्वायर है, स्क्वायर है तो पैरामीटर में Yes, sir. 4x यूज करते हैं, एंड पी इज इक्वल टू, पहला स्टेप यही था आपका 4। ठीक है, यही पूछ के अगर एरिया पूछता तो फिर हम क्या करते, सेम वही, ए इज इक्वल टू A is एक्स equal स्क्वायर। to x square. हाँ, और ये हमारा x है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर विच मीन्स 4 का स्क्वायर, दैट इज 16। 16. ठीक है। अच्छा, एक चीज आपने नोट की कि इसका एरिया भी 16 आया और Yes, sir. Area पेरीमीटर भी भी। same था और perimeter भी same था. यस, तो इन रेयर केसेस ये भी हो सकता है, और जहां तक मेरा अंदाजा सिर्फ 4 ही वो नंबर है उसमें होता है, बाकियों पे आप करके देखिएगा, दो पे भी नहीं होगा, नहीं होगा उसमें भी, शायद 4 ही वो नंबर है, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर। अच्छा, अब इससे ये एक और एमसीक्यू निकल सकता है कि वो क्या पूछे, एट व्हाट वैल्यू ऑफ अ साइड द पैरामीटर as well as the area of square will be equal। ठीक है, फिर उसने नीचे तीन चार ऑप्शन दिए होते, लेट से ए है 4, बी है 5, सी है 6, डी है नन। तो आप टेस्ट करते और देखते कि किन पे जो है ना पैरामीटर और एरिया बराबर आ रहा है। ठीक है, तो फिर आप क्या करते, अ कंडीशन वेयर 4x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो वो हमने अभी टेस्ट किया तो 4 पे आ रहा था हमारा। सही है, तो ये भी 16 आएगा, ये भी 16 आएगा, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए। सही है, A, sir, 4. हाँ ए। ठीक है। अच्छा, आप इसमें एक और कंडीशन भी दे सकता है कि इसको ना मैं, एट व्हाट वैल्यू ऑफ साइड द पेरीमीटर, अब यहाँ पे मैंने लिखा था एज वेल एज द एरिया ऑफ स्क्वायर विल बी इक्वल्स, यहाँ पे मैं लिखता हूँ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ अ साइड इफ, कंडीशन लगाता हूँ द पेरीमीटर, पैरामीटर्स लेंथ या फिर वैल्यू कह लें, विल बी ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ एरिया। ठीक है, अब ये लाजमी नहीं है ये ऑप्शन हो, ऑप्शन कुछ और भी हो सकते हैं, उसमें भी आप क्या टेस्ट करेंगे, आपको ये देखना है कि मैंने कंडीशन क्या रखी, पैरामीटर यानी कि पी, उसकी लेंथ ग्रेटर होगी एरिया से। अब आपको वो वैल्यूज पुट करने पड़ेंगे 4x और एक्स स्क्वायर में, और चेक करेंगे पे किस वैल्यू पे 4x ग्रेटर आ रहा है एक्स स्क्वायर से। ठीक है, कंडीशन समझ आई ये मैं क्या पूछना चाहता हूँ आपसे, कंडीशन समझने में किसी को अगर मसला है तो बताए। एनीवन? जी कल्पना? Sir, clear. दैट इज गुड। प्रांजल चेती रिपीट करें, समझ नहीं आया। अच्छा चले, मैं एक दफा दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं ना इसको मिटा के दोबारा,
ठीक है ठीक है चलिए। अब मैं ये कह रहा हूँ, जैसे मैंने अभी कंडीशन लगाई थी, वो जो 4 पे हमने देखा था, मैंने कहा था कि पेरीमीटर बराबर था उस टाइम एरिया ऑफ स्क्वायर के। ठीक है, सवाल ये था कि किस वैल्यू पे बराबर आएगा। तो आपने कहा कि आपने टेस्ट कैसे किया कि 4x बराबर आनी चाहिए एक्स स्क्वायर की, सही है। और आपने देखा कि 4 वो ऐसी वैल्यू थी जिसपे ये दोनों बराबर आ रही थी, तो ये आपने आंसर बता दिया। अब मैं कहता हूँ कि किस वैल्यू पर जो पेरीमीटर का लेंथ है या पेरीमीटर की जो वैल्यू है ऑफ अ स्क्वायर वो ग्रेटर आएगी। फर्क ये है, पहले मैंने इक्वल बताया था, अभी मैं कह रहा हूँ ग्रेटर आएगी एरिया के। ठीक है, अब आपको यही टेस्ट करना है। फर्क सिर्फ ये है, जैसे पहले यहाँ पे इक्वल दिया था, अब यहाँ पे आपने ग्रेटर का सिंबल देके स्क्वायर दे देना है एक्स। ठीक है, एंड देन आपको वो नंबर्स डाल के चेक करने हैं। अगर ऑप्शन होते, लेट से एक ऑप्शन है 2, तो आप 2 पुट करते, और ये था लेट से 2 का स्क्वायर, ये भी सर मैंने 4 आ जाए। सेंड किया है, चेक कर लें। जी जी मैं देख। ठीक है, तो एट वैल्यू 2 जो है ना, ये ग्रेटर आया है। 1 पे भी ग्रेटर आएगा, क्योंकि 1 पे अगर आप चेक करें, लेट से 1 पे अगर हमें टेस्ट करने का कहता, तो 1 पे हम ऐसे टेस्ट करते, 4 ग्रेटर देन 1, जैसे इट इज 1। अच्छा, ऐसे ही 3 पे आप करके देखें, तो ये आपका हो जाता 9, ये हो जाता 12, तो अभी भी ग्रेटर है। 4 पे बराबर आया, और अब 5 पे देखिएगा, 5 से आगे जितने भी होंगे ना उन पे देखिएगा। 5 का स्क्वायर आएगा 25, 4 × 5 20, तो ये प्रूव नहीं हो रहा। यूं कह सकता हूँ कि 20 इज नॉट ग्रेटर देन 25, बट एट वैल्यू 5 ग्रेटर नहीं है, लेस है। ठीक है, या यूं कह लें कि पेरीमीटर जो है वो लेस है एरिया से, अगर किसी एक साइड की लेंथ है 5 मीटर। सही है। अच्छा, अब आपसे क्वेश्चन मैं पूछता हूँ कि एट व्हाट वैल्यू द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन द एरिया। ठीक है, और आपको मैं ऑप्शन देता हूँ। सी, ऑप्शन सी। सी, कोशिश करें मैसेज में बताएं, ज्यादा बेहतर रहता है, लेकिन यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। और खानम ने भी यही जवाब दिया है। अ, कशिश, आप क्या कहना चाहेंगी इस पे, कौन सा सही ऑप्शन है? कशिश, टीका कहाँ छा चाहोगे थे? बेटा गला है ये की है मेरे पास। सर सी सही है ना? आपको पूछा कौन बाकी बाकी केड़ी समझती आप? ये सही है, बताओ। सर पेरीमीटर 4 × x, हाँ, फोर तो एक्स सर x की जगह ते 1 कंदा से तो 4 × 1 तो 4 इज ग्रेटर देन 4। ट्वेंटी स्क्वायर। यस सर। ये था जो है 4 ग्रेटर वो 1 था। ठीक है, यस सर। बिल्कुल सही है। यस सर। ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही करेंगे आप। तो इन गिवन ऑप्शंस के ही वो ऐसा वैल्यू है। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन के मैं थोड़ा चेंज करता हूँ कि एट व्हाट वैल्यू पैरामीटर विल बी इक्वल टू एरिया। अब क्या आंसर होना चाहिए, जिसको आए वो बताए। आवाज नमूना पैनल पैनल कल्पना रंजना। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, 4 ही वो ऐसी वैल्यू है जिसपे पी एक्स की जगह 4 रख दूं मैं,
4x की जगह यानी कि, और इक्वल टू 4 का स्क्वायर कर दूं तो ये 16 इक्वल टू 16 है, विच इज करेक्ट. सो एट x इज इक्वल टू 4, या फिर इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज 4, देन पेरीमीटर एंड एरिया विल बी 3. ठीक है, वेरी गुड. अच्छा, ये एक टेस्ट करके देखिएगा 400 पे क्या कंडीशन बन रही है, करके देखें एक दफा वैसे ही. नहीं आएगा ना ये? 400 पे करके देखेंगे क्या आ रहा है. ग्रेटर आ रहा है, लेस देन आ रहा है, इक्वल आ रहा है, क्या आ रहा है? Sir, area is greater than perimeter. यस, एरिया ग्रेटर देन पेरीमीटर, या फिर इसको उल्टा कर ले तो पेरीमीटर इज लेस देन एरिया. ठीक है, क्योंकि साफ जाहिर है जब 400 है तो ये 100 का स्क्वायर जो है ना असल में ये मरवाएगा. ये 400 को 100 को 10,000 में कन्वर्ट कर देगा ना, इस वजह से मेन मसला आ रहा है. सही है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 × 400. इस साइड पे हो जाएगा 400 का स्क्वायर. तो ये तो 4 चौक 1600 होगा, बल्कि ये कितना होगा, ये 16 ये आया, 4 जीरो आएंगे, विच ऑब्वियसली मीन पेरीमीटर इज लेस देन एरिया, या फिर एरिया इज ग्रेटर देन. ठीक है. अच्छा, अब इसको थोड़ा ना इसी क्वेश्चन को रिवर्स करते हैं. अब मैं आपसे पूछता हूँ, तो मिटा देते. एट x इज इक्वल टू 7 मीटर, ठीक है, वैल्यू चेंज करते हैं 10 मीटर. ठीक है, अब आपको कंडीशन क्योंकि मैंने पहले बता दी है कि हम सिर्फ स्क्वायर की बात कर रहे हैं, तो इसलिए मैं चार चीजों को ना रिपीट नहीं कर रहा. एट एक्स मीन्स के एक्स क्या है, स्क्वायर की जो 4 साइड है उनमें से कोई एक साइड है. ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू 10 मीटर, विच वन इज ट्रू, विच वन इज ट्रू. अब ए है पी इज ग्रेटर देन ए, जहां पे पी अगेन मैं बता देता हूँ कि पेरीमीटर को शो कर रहा है और ए जो है एरिया को. ठीक है, बताएं विच वन इज ट्रू. B. आई डोंट नो, करके भेजिए, बताएं नहीं. ठीक है, बी आ रहा है सबका, यस बी इज ट्रू. ठीक है, सही है. अब आप इन पे खुद प्रैक्टिस कीजिएगा. कभी कभी ये पूछता है विच वन इज ट्रू, और कभी कभी पूछ लेता है विच वन इज नॉट ट्रू. तो इन दोनों में फर्क है, इसका ख्याल रखिएगा. जब कहेगा विच वन इज नॉट ट्रू तो लेट से डी का ऑप्शन होता ए एंड सी. तो विच वन इज नॉट ट्रू अगर पूछता है कौन सा सही नहीं है, तो फिर कौन से सही नहीं है, हमारा आंसर ये आ रहा है, तो ये दोनों वैलिड नहीं है, जिसका मतलब ए एंड सी आर नॉट वैलिड. तो डी ऑप्शन हमारा हो जाता है. ठीक है, इन दोनों में फर्क भी आप देखते रहिएगा. अच्छा, अब मैं आपको थोड़ी आइडिया दे देता हूँ रेक्टेंगल की, बाकी हम कल स्टार्ट करेंगे इसको. ठीक है, अब रेक्टेंगल का शेप ये होता है, इस पे हम डिस्कशन कर चुके हैं. हमें पता है कि ये साइड्स आपस में बराबर होती हैं और ये साइड्स आपस में बराबर होती हैं. क्योंकि 4 साइड्स बराबर नहीं है तो मैं कोई एक वेरिएबल चारों साइड्स के लिए रिप्रेजेंट भी नहीं कर सकता, तो इसलिए मैंने
जो इक्वल साइड्स हैं उनके लिए सेम वेरिएबल्स यूज किए। अब एरिया इनका क्या होगा, जैसे स्क्वायर में हम क्या कर रहे थे, दो साइड मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो इसमें भी ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, या फिर असल में क्या है, ये लेंथ दिखा रहा होता है हमारा और ये जो है विड्थ दिखा रहा होता है, तो ए इज इक्वल टू एल इंटू डब्ल्यू, दोनों ठीक है। एल लेंथ को दिखा रहा है, डब्ल्यू विड्थ को दिखा रहा है, तो हम यहाँ पे वेरिएबल भी चले एल और डब्ल्यू यूज करें। ये एल है, ये भी एल है, ये विड्थ है, ये भी विड्थ है, तो एरिया क्या हो गया, मल्टीप्लीकेशन ऑफ लेंथ एंड विड्थ, या फिर प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एंड विड्थ। अब पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर की डेफिनेशन यही है कि सम ऑफ ऑल द साइड्स, व्हिच मींस एल प्लस डब्ल्यू, तो P इज इक्वल टू 2L प्लस 2W। ठीक है, या फिर टू कॉमन अगर मैं लूँ तो अंदर बचेगा L प्लस डब्ल्यू। ठीक है, तो ये पेरीमीटर है और ये एरिया है किसका, रेक्टेंगल का। ठीक है, इनको मिक्स ना कीजिएगा, ये जस्ट रेक्टेंगल का है। ठीक है, सादे फार्मूलाज हैं, इनको यूज करेंगे तो आपको याद भी हो जाएंगे। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि इफ लेंथ इज इक्वल टू 2 मीटर एंड, चले इसको थोड़ा वैल्यू बढ़ा, लेंथ इज इक्वल टू 4 मीटर एंड विड्थ इज इक्वल टू 3 मीटर, तो फिर आप मुझे जल्दी से एरिया और पैरामीटर निकाल के दिखाएं। फॉर्मूले आपके सामने पड़े हैं। क्या सर, एरिया या पेरीमीटर? दोनों निकाले ना बेटे। ये आंसर आ रहे हैं। कितने गलती कर रहे हैं अभी भी, और से देखिए फॉर्मूलाज को मैं दोबारा कर, चलिए आप लेंथ को जो है थोड़ा, अच्छा एरिया का क्या फॉर्मूला था जी, A is equals to x y। एक्स वाई या एल इंटू डब्ल्यू जो भी कह ले, तो 3 इंटू 4 हो जाएगा, तो ए इज इक्वल टू 4 × 12, ये एरिया आ गया। अच्छा पैरामीटर क्या था, 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू, तो एक 3 है एक 4 है, तो पी इज इक्वल टू यहाँ कर लेते हैं 3 + 4 हो जाएगा, एंड पी इज इक्वल टू 2 × 7 हो जाएगा, एंड पी इज इक्वल टू 14। अगेन ये भी ख्याल रखना है कि पेरीमीटर यहाँ पे भी मीटर रहेगा और यहाँ पे मीटर स्क्वायर हो जाएगा, फुट है तो फुट और फुट स्क्वायर डिपेंड्स ऑन द यूनिट। ठीक है, तो ये हमारे एरिया और पेरीमीटर आ, ठीक है जी। सर एरिया हर जगह दे तो यूनिट स्क्वायर में थी ना। हाँ, एरिया का स्क्वायर जो स्क्वायर हो रहा है, सही है। अच्छा सबसे ज्यादा वर्ड प्रॉब्लम फंसाने में अगर मेरे से पूछा जाए, स्क्वायर और रेक्टेंगल में कहाँ ज्यादा बच्चे, मतलब बच्चों को फंसाने की कोशिश करता है एग्जामिनर, फंसेंगे आपने बिल्कुल आसान इसके कॉन्सेप्ट, यही 4 कॉन्सेप्ट हैं जिनको घुमा घुमा फिरा के वो यूज कर रहा होता है। तो स्क्वायर में तो आसान होता है मामला, क्योंकि साइड एक है ना, वेरिएबल एक है, इसमें थोड़ा बहुत मसला आता है कभी। तो प्रैक्टिस दोनों पे आप कीजिएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। चले मैं कहता हूँ अगर एरिया है 50, लेंथ है 25 मीटर, अब आप मुझे पेरीमीटर ढूंढ के दिखाएं, करेक्ट। और बात रेक्टेंगल की चल रही है, ये ख्याल कीजिएगा, किसी एक रेक्टेंगल का एरिया है 50, वैल्यू है, लेंथ 25 है, तो पेरीमीटर क्या हो, कि जो फॉर्मूलाज हैं उन्हें यूज करें तो आपको मिल जाएगा। एक मिनट वेट होने वाली है।
वेल डन। इतना सर रिज्वाइन करें? ठीक। मेमुना आप, ये लगता है आगे निकल गए हैं, मुझे शायद आपका एक पार्ट ठीक है, एक गलत है। खाना माफी गलत कर रहे हैं, तो यहाँ में कर देता हूँ। एरिया है 50, लेंथ है इतना, एरिया बराबर होता है लेंथ इंटू डब्ल्यू। अब ए है 50, एल है 25, तो डब्ल्यू का नहीं पता। 25 को 50 से डिवाइड करेंगे तो डब्ल्यू आ गया 2। ठीक है, ये विड्थ आ गई। और पेरीमीटर क्या होता है, सिंपली 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू। तो 2 इंटू एल क्या है 25 है, डब्ल्यू क्या है 2 है, तो ये हो जाएगा 27 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये कितना आ जाएगा 54, तीनों मुझे ख्याल से। 54। यस, तो ये हमारे आंसर्स आ गए दोनों जो रिक्वायर्ड। ठीक है, आज के लिए इतना ही।